उसके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूं कि वो आए और उन्होंने हमारे सामने वो खुतबा पेश किया। उनकी तकरीर में इस हुकूमत के हवाले से कितना हुआ है, कितना हो रहा है, कितना हम करने जा रहे हैं, उन सब चीजों का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ। लेकिन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात का भी ख्याल रखा कि उनका एड्रेस अकेले ही इस सेशन का एजेंडा नहीं है। बजट भी पेश होना है, बजट में भी कई सारी बातें आनी हैं, उसके बाद ग्रांट्स भी होने हैं, उनमें भी कई सारी बातें आनी हैं। तो ये समझते हुए और ये जानते हुए कि बहुत से ऐसे मौके होंगे जिस पे गवर्नमेंट को अपना जो है मौक़िफ़ लोगों के सामने रखना होगा, चंद चीजों पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपनी बात जो है हम सबके सामने रखी। हर गवर्नर्स एड्रेस, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, किसी रियासत में हो, या प्रेसिडेंट्स एड्रेस पार्लियामेंट के सामने, जब हुकूमत की कंटिन्यूएशन होती है तो प्रेसिडेंट्स एड्रेस, गवर्नर्स एड्रेस, एलजीज एड्रेस का भी एक सीरीज रहता है। इनको अलग अलग नहीं लिया जाता। इसलिए सोच समझ के हमने बार बार उन चीजों का जिक्र नहीं किया जो इससे पहले दो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एड्रेसेस में हमने शामिल किए, क्योंकि फिर ऑपोजिशन के तरफ से हमारे ऊपर इल्जाम ये लगता जनाब आप एक दो चीजों के अलावा नया कुछ कहते नहीं हो। तो हमने कहा ठीक है, जिन चीजों का इससे पहले जिक्र हुआ है उनका हम दोबारा जिक्र करेंगे नहीं, कुछ नई चीजों के हवाले से बात होगी। लेकिन उसमें भी हमारे कुछ साथी जो हैं वो थोड़े परेशान हुए, कहे इस चीज का जिक्र नहीं आया, उस एड्रेस में इसकी बात हुई, दोबारा हुआ नहीं। तो चलिए आपकी तसल्ली के लिए मैं फिर दोहराऊं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये हुकूमत अपने उन वादों पे कायम है जो हमने लोगों के साथ किए। उनमें सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा वापस हासिल करना। अब एलओपी साहब उठ के कहेंगे क्या खसूसी दर्जा, 370 का आप जिक्र क्यों नहीं कर रहे हो? 370 का जिक्र हम इसलिए करना जरूरी नहीं समझते क्योंकि 370 को आपने आईन से हटाया नहीं है। हटाया होता तो मैं कहता इसको आईन में वापस शामिल करना जरूरी है, लेकिन आईन में अभी भी पड़ा हुआ है। आपने खोखला कर दिया। खोखला करने के बाद आपने हमारा खसूसी दर्जा हमसे छीन लिया। हम 370 को वहीं रख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसी दर्जे के तहत हम अपना खसूसी हिस्सा जो है स्पेशल स्टेटस दोबारा बहाल करेंगे। तभी जाके इस हाउस ने वो रेजोल्यूशन पास किया पहले सेशन में कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 370 which continues to remain on the statute books that will be restored। अब इसमें और ज्यादा हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। आप 370 जिस दिन आईन से हटा देंगे, जिस दिन आप हटा दोगे उसके दूसरे दिन हम हाउस में 370 की बहाली के लिए एक रेजोल्यूशन जरूर लाएंगे। लेकिन वो आप कर नहीं सकते हो क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता इस मुल्क के साथ आईनी तौर 370 पे ही कायम है। अब चलिए 370 में से आपने ज्यादातर निकाला, लेकिन वो हिस्सा कानून का आप निकाल नहीं सके, इसलिए हमने उसको यहां दोबारा उस पर जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। अब बहुत सी बातें यहां पे आई, हर इशू का मैं इस तकरीर में जवाब दे नहीं सकता, ये जानते हुए कि कल मुझे फिर तकरीर करनी होगी, उसमें बजट के हवाले से बात करनी होगी। तो जिन चीजों का मैं यहां जवाब दे सकता हूं दे दूंगा, बाकियों का इस सेशन के दौरान जो है
आपको जवाब मिलता रहेगा। स्पीकर साहब, गुज़श्ता साल जम्मू कश्मीर के लिए आसान नहीं था। जिस माहौल में पिछले साल ऑनरेबल एलजी साहब ने अपना खुतबा पेश किया, जिस जम्मू कश्मीर में हमने उसके हवाले से बहस की, बजट पास किया, जो हमारे इरादे थे जम्मू कश्मीर के लिए, कहीं ना कहीं मई के महीने पे उन सब पे पानी फिरा। चाहे पहलगाम के उस अफसोसनाक हमले के दौरान, उसके बाद जब दोनों मुल्क जंग की सूरत पे एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे, उसके बाद गर्मियों के महीनों में चाहे रामबन के क्लाउड बर्स्ट से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में पूरे जम्मू और कश्मीर के काफी सारे इलाकों में सैलाब का जो बना सूरत हाल, और आखिर में जो थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई थी वो दिल्ली ब्लास्ट ने पूरी की। कतरा कतरा हम यहाँ टूरिज्म जो है उसको दोबारा रिवाइव करने में लगे रहे। दिल्ली में धमाका हुआ, हमारी होटलें फिर खाली हुई, अब एक एक करके उनको हम दोबारा जो है भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस अंदाज में पिछले साल हमने अपनी तैयारी की थी और जो हम सोच रहे थे हमें काम करने का माहौल मिलेगा, वो हमें नहीं मिला। अब वो किसका कसूर, क्या हुआ, उस पर हम बाद में आ जाएंगे। लेकिन इन हालात के बावजूद हम पीछे नहीं हटे, मंजिल से हमारी नजर हटी नहीं। जम्मू कश्मीर और तरक्की करे, जम्मू कश्मीर को हम और खुशहाली के रास्ते पे ले जाएं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए हम और रोजगार पैदा करें, टूरिज्म जो है हम दोबारा इसको चालू करें। हमारी कोशिशें जारी रहें, चाहे किसी को ये नजर आए ना आए, चाहे किसी को ये बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन हम चुपचाप जो है अपना काम करते रहें। सैलाब के हवाले से यहाँ कई सारी बातें आई, एक ऑनरेबल मेंबर ने इसके बारे में सवाल उठाया, सवाल पे भी बहस हुई, कई उस पे कुछ अजीब सी बातें आई। एक हमारे ऑनरेबल मेंबर ने एक गवर्नमेंट का एक नया टर्म आया है मदर सैंक्शन, उसके हवाले से बात हुई। अब शायद ये मौका मदर सैंक्शन इनको समझाने का नहीं है। अगर ग्रांट्स के दौरान या अगर आपको आधे घंटे का बहस जो है वो सैंक्शन कर देते हो, आप मदर सैंक्शन उसका दे दीजिए, मैं मदर सैंक्शन जो है ऑनरेबल मेंबर साहब को अच्छी तरह से समझा दूंगा। लेकिन फ्लड रिलीफ के हवाले से यहाँ पे बात आई कि कहीं फ्लड रिलीफ का सिलसिला जो है ये गायब हो गया है। अरे जनाब, मदर सैंक्शन आते हुए हमें मुश्किल से 15-20 दिन हो गए, अभी डीपीआर तैयार हो रहे हैं। जो बजट कंसल्टेशन के दौरान मेरी ऑनरेबल मेंबरों से मुलाकात हुई, उस मीटिंग के दौरान मैंने हर ऑनरेबल मेंबर को अश्योर किया कि ना ये फ्लड रिलीफ पैकेज जो है ये सियासी बुनियाद पर नहीं बांटा जाएगा। जहां नुकसान हुआ है उस नुकसान को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उस सेक्टर को हम ठीक करेंगे। ये सही आप लोगों ने फरमाया कि जहां 2014 का सैलाब का ज्यादातर असर कश्मीर में रहा, जम्मू में कम, इस बार जम्मू में उसका असर ज्यादा देखने को मिला, कश्मीर में कम। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर में सैलाब का असर कहीं नहीं था। उस सवाल के जवाब के दौरान एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि हमने 5-5 करोड़ जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बांटे, कश्मीर में कहीं सैलाब था नहीं, तो ये बराबरी क्यों? ना, हर जिले में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। अगर कुछ जिलों में 5 करोड़ बाकी था, अब काफी था, वो ठीक है। जहां और ज्यादा देने की जरूरत है उसमें ये 1430 करोड़ जो हमें सैंक्शन आया है वो इस्तेमाल होगा। लेकिन आप मुतमईन रहिए, जहां पे परमानेंट रेस्टोरेशन की जरूरत होगी वहां पे परमानेंट रेस्टोरेशन बिना मजहब मिल्लत, बिना सियासत, बिना और कोई चीज देखे हुए सिर्फ जरूरत के बुनियाद पे हम कर लेंगे। स्पीकर साहब, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें इस बहस का नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि है तो इसका नाम डिस्कशन ऑन द एड्रेस ऑफ द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, पर बनता है ये डिस्कशन ऑन द मैनिफेस्टो ऑफ द जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। बस यही, वहां से ऑनरेबल मेंबर उठते हैं,
अगर उनके पास एलजी साहब का एड्रेस है तो बड़ी बात है, लेकिन मैनिफेस्टो सबके पास है, मैनिफेस्टो हर कोई उठाता है। एलजी साहब के खुतबे पे बात कम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे बात ज्यादा। अब तो मैं कान पकड़ता हूं, मैं कहता हूं अब अगले इलेक्शन पे मुझे मैनिफेस्टो चाहिए ही नहीं। मैं तो आज यार ये हाल देख के मैं तो अपनी किस्मत पे रो रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना, मैं क्या बेवकूफ आदमी था कि मैंने राठौर साहब के जिम्मे वो मैनिफेस्टो बनाने का काम सौंपा। इससे अच्छा बिना मैनिफेस्टो के हम इलेक्शन लड़ते, कम से कम एलजी के खुतबे पे ही बहस होती। लेकिन हमारा मैनिफेस्टो ही आप लोगों को इतना प्यारा है कि उसके बिना ये सेशन मुमकिन ही नहीं है। तो मैं क्यों ना फिर हम ऑनरेबल एलजी साहब का वक्त ही ना जाया करें, उनको आने की जरूरत ही नहीं है। हम उनकी तकरीर को पढ़ा हुआ तस्वुर करें और अपना बहस जो है मैनिफेस्टो से ही शुरू करते हैं अगले साल, क्योंकि बात वहीं पे आनी है। अब चलिए, आप हमारी बातों पे हमें याद दिला देते हो, ठीक है ना, हम उसी पे आ जाते हैं। कोई हुकूमत अपने किए हुए वादे पहले साल में पूरी नहीं करती, बुनियाद डाली जाती है, उसकी तैयारी होती है, शुरुआत होती है। कुछ ऐसे वादे कुछ हुकूमतों ने किए हैं जो अभी तक भी पूरे नहीं हुए। हमें तो 1.5 साल हुआ, कुछ हुकूमतों, मैं 1.5 कंसेशन के साथ 1.5 मान लेता हूं, सवा छोड़ दीजिए, 1.5 ही चलिए। कुछ हुकूमतों को तो 10-12 साल हो गए। हम आज भी अपने स्मार्टफोन पे अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स मांग के ढूंढते ना, वो 15 लाख रुपए अगर आ गए होंगे तो हम उन 15 लाख का इस्तेमाल कर लेंगे। वो अब नहीं आए, ना आने हैं, नहीं ना आने हैं ना। चलिए वो हमारी अपनी बात में छोड़ दीजिए। जिस जिले से एलओपी साहब ताल्लुक रखते हैं, इनको भी याद होगा, मुझे भी याद है, एक बहुत बड़ा वादा एक इलेक्शन के दौरान किश्तवाड़ के लोगों के साथ किया गया था कि किश्तवाड़ से आप बीजेपी को कामयाब करिए, किश्तवाड़ की जो पानी की कमी है उसको दूर करने के लिए इतना बड़ा टनल खोदा जाएगा कि वहां से फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी गाड़ी लेके निकल जाएंगे। कहा था ये, आज 12 साल हो गए, टनल तो दूर की बात, पाइप भी जहां हम मुश्किल से, अब मैं और जावेद राणा साहब जोड़ के जो है जल जीवन मिशन की पाइपें जो है इकट्ठे करके वहां आपको पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ठीक है, आप हमें अपने वादे याद दिलवाओगे, हमें कोई एतराज नहीं है, वो तो आपका काम है। लेकिन जहां आप हमारे वादे याद दिलवाते हो, वहां जो आपने भी वादे किए हैं लोगों के साथ, उनका भी कभी कभार ना आप जिक्र करिए। अब 200 यूनिट बिजली, जितने आप परेशान हैं 200 यूनिट बिजली को लेके, उससे कई गुना ज्यादा हम हैं। क्योंकि अगर मैं ये दे नहीं पाया, मैं जानता हूं ना, ये क्रेडिबिलिटी का सवाल बन जाता है। अब हमने लोगों से ये कहा था कि हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली जो है वो पहुंचाने का काम करेंगे। मैंने लोगों से ये नहीं कहा था कि वो बिजली जो है वो मैं कोयले से पैदा करूंगा, या मैं वो बिजली पानी से पैदा करूंगा, या मैं वो बिजली हवा के विंडमिल से इस्तेमाल ले आऊंगा। अब जनाब, अगर हमारी थोड़ी बहुत चालाकी इसमें रही, हमने मरकज का स्कीम, पीएम साहब का स्कीम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अगर पीएम मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना को ही इस्तेमाल करके लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली जो है पहुंचाने का काम इस साल शुरू कर लिया है, तो आप लोगों को क्या एतराज उससे? मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं नए प्रोजेक्ट्स लगाऊंगा, मैंने कहा मैं बिजली दे दूंगा। अब बिजली देने के कई तरीके हैं। अब अगर मैं छत पे ही पैनल लगा दूं और उसका बिल मैं मरकजी हुकूमत को दे दूं, तो अगर इसमें अक्लमंदी नहीं है तो क्या है? अब जो थोड़े बहुत मैं पैसे बचा के कहीं और लगा लूंगा। अब ये हो गया एएवाई के लिए। अब जैसे आपने कहा और कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे हमारी माली हालत इंप्रूव होती जाएगी हम उन कैटेगरीज पे पहुंच जाएंगे। लेकिन कम से कम शुरुआत तो की, और शुरुआत हमने इसी फाइनेंशियल ईयर में
ये नहीं है कि हमने पिछले साल बजट की बात जो है अगले साल पे कंटिन्यू किया। ऑर्डर निकल चुका है, अखबारों ने भी छापा है। इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको रोल आउट करके जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। अब जब हम अपने वादों पे बात करते हैं, ठीक है, हमने एक जैसे मैंने कहा शुरुआत की, चाहे सोशल वेलफेयर को लेके की, राशन को लेके की, एजुकेशन को लेके किए, हेल्थ को लेके किए, जो हमने रेजोल्यूशंस लाए स्पेशल स्टेटस के लिए, वो भी एक बुनियाद थी। कोई ऐसा इशू हमारे मैनिफेस्टो में जिस पे हमने बात ना की हो, या जो हमने मैनिफेस्टो में डाला है उस पर हमने कहीं शुरुआत नहीं की। अब हर साल हम आपको, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर ऑनरेबल एलजी साहब के एड्रेस के बाद हमारे मैनिफेस्टो पे ही डिस्कशन होना है, अच्छी बात है, हम भी किसी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ताकि 5 साल जब मुकम्मल होंगे, चाहे हम करना चाहते हो या ना हो, आप हमें इतना मजबूर करोगे कि मुझे लगता है 110% हमारा मैनिफेस्टो जो है कंप्लीट होके ही हम लोगों के पास चले जाएंगे। लेकिन आपका बड़ा वादा है, अब मैं जानता हूं आप हुकूमत में नहीं हैं, तो जो आपने रोजमर्रा के बातों के वादे किए थे उस मैनिफेस्टो में वो रह गए। उनका कोई जिक्र नहीं करेगा, कितनी सड़कें बननी है, कितनी नौकरियां लगनी है, वो सब हम वो आपसे पूछेंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ा आपका वादा लोगों के साथ था स्टेटहुड का, कि जम्मू कश्मीर को आप रियासत का दर्जा वापस दे दोगे। ये आपके मैनिफेस्टो में था। किस चीज के लिए आप इंतजार करवा रहे हैं हमको? अब क्या खता है यहां लोगों की? पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए आपने कहा लोगों से हिस्सा लो, स्टेटहुड वापस मिलेगा। लोग निकले जोक बकजोक, वोट दिए, वो इलेक्शन हुआ, फिर असेंबली के इलेक्शन। आपने लोगों से कहा कि 3 स्टेज प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। लोगों ने असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लिया, चाहे यहां वोट दिए, वहां दिए, यहां दिए, लेकिन दिए। अब जब स्टेटहुड की बात आ जाती है तो इसमें एक शोशा, हमारे बहुत ही सीनियर ऑनरेबल मेंबर श्यामलाल शर्मा जी स्टेटहुड की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ जम्मू की। और वो कह नहीं सकते कि उन्होंने ये कहा नहीं, क्योंकि हम सब ने वीडियो देखे, जिस गूगल का एलओपी साहब ने जिक्र किया वो सबके फोन पे गूगल है। आप गूगल खोल के देखिए तो उसमें देखिए श्यामलाल जी ने क्या कहा कि कश्मीरियों पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता, ये एंटी नेशनल लोग हैं, इन्होंने मुल्क का साथ दिया नहीं, इनके वजह से जम्मू की तबाही हुई। कहा कि जेके बैंक में ज्यादा पैसा जो है वो जम्मू का है, और भी बहुत सी बातें की, और कहा इस बुनियाद पे जम्मू जो है वो कश्मीर से अलग किया जाना चाहिए। ना, हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, आप लोग जम्मू कश्मीर को अलग बांटने की बात करते हो, जम्मू के स्टेटहुड की बात करते हो, कश्मीर को आपने छोड़ ही दिया। लेकिन ये कहना कि कश्मीरियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं कहता हूं स्पीकर साहब ये बहुत ही अफसोस की बात है। क्या कमी बाकी रखी कश्मीर के लोगों ने? ठीक है ना, कुछ लोग गलत रास्ते पे चले, कहीं ना कहीं वो उस बात की सजा काट रहे हैं, लेकिन आम कश्मीरी कहां ना अमन के खिलाफ रहा, आम कश्मीरी ने कहां मुल्क के खिलाफ जो है आंदोलन किया। हालात खराब रहे, वो मजबूर रहे। लेकिन पिछले साल जब पहलगाम का वाकया हुआ, क्या वो आम कश्मीरी नहीं थे जिन्होंने बाहर आके कहा कि ये हमारे नाम में नहीं? क्या वो कश्मीर का नौजवान नहीं था जो टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान खो गया? आदिल पहलगाम का ही। मैं कितने बहादुर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के अफसरों के नाम लूं जो इस मुल्क के खातिर कुर्बान हुए। और ये आज की बात नहीं है, 47 से लेके आज तक स्पीकर साहब, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी है तैयार। तब ना आप और मैं पैदा नहीं हुए थे जब कश्मीर में यह नारा बुलंद हुआ था।
उनके पास बंदूकें नहीं थी, नकली बंदूकें बनाई दुश्मन को दिखाने के लिए। और जब तक हिंदुस्तान की फौज नहीं पहुंची, वो आम कश्मीरी था जिन्होंने कबायलियों को और वहां के घुसपैठियों को रोकने का काम किया। और फिर हम इन लोगों से कहें कि आप ही लोग हो जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जिनके वजह से कश्मीर को जो है जम्मू से अलग करना चाहिए और जम्मू को अलग स्टेट मिलना चाहिए। ये निहायत ही अफसोस की बात है ना, और ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन होश करें ना, जो आप मांगते हो क्या वो आप लेने के लिए भी तैयार हो? लद्दाख का हाल देख लेना आप। लद्दाख ने भी बड़े धूमधाम से यूटी मांगा था। जिस शख्स ने 5 अगस्त 2019 को शायद सबसे ज्यादा मिठाइयां बांटी, आज वो जोधपुर में आप सबका मेहमान बैठा हुआ है। हर लद्दाख के फंक्शन में उस बेचारे को सामने खड़ा किया जाता था। हर ऑफिशियल फंक्शन में अगर और किसी का जिक्र होता था या नहीं होता था, उस शख्स का होता था। हर फ्लैग होइस्टिंग पे वो लद्दाख के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। आज वो शख्स जोधपुर के जेल में सड़ रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नौजवान लद्दाख के नौजवानों को वो क्या है बांग्लादेश और नेपाल के पैटर्न पे उछाने का काम कर रहे थे। ये हमने लद्दाख का हाल किया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो ना, जो जम्मू को कश्मीर से अलग करने की बात कर रहे हैं, उनका भी यही इरादा है कि जम्मू का भी वो हाल करें जो लद्दाख का हाल किया उन्होंने। अब स्टेटहुड को जोड़ के आज एक नई बात सामने आई है ऑनरेबल एलओपी साहब की तरफ से कि स्टेटहुड हमें मिल जाएगा तब जब मोदी जी मुतमईन होंगे कि यहां गोलियां नहीं चलेंगी। यही कहा उन्होंने, ठीक? जो पिछले साल गोलियां चली, बम फटे, हमारे बेगुनाह टूरिस्ट मारे गए, वो किसका कसूर है? वो किसका फेलियर है? क्योंकि अगर आप हमें कहते हो कि हम जैसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता जम्मू कश्मीर को ठीक तरह से चलाने का, ठीक है, हम नाकाबिल लोग हैं, हम नहीं चला सकते। पिछले साल क्या काबिलियत की सबूत दिखाई आप लोगों ने? बताए ना, हमारे दौर में कभी इस तरह टूरिस्टों को बेरहमी से मारा गया क्या? कभी भी। छोड़िए हमारे 6 साल, आपके 3 साल, 90 से लेके 96 तक भी इस तरह टूरिस्टों को जमा करके बेरहमी से नहीं मारा गया ना। अब अगर आप हमें कहते हो कि बंदूक जब खामोश होंगे तब जाके आपको स्टेटहुड मिलेगा, तो बताइए ना हो क्या रहा है? और इसके लिए मैं किसका गिरबान पकड़ूं? जिन इलाकों को हमने अपनी हुकूमत में बड़ी मुश्किल से मिलिटेंसी से खाली करवाया, उनमें अगर आज दोबारा इनकाउंटर हो रहे, उधमपुर में 3 दिन पहले, आप लोग तो अपने आप को शाबाशियां दे रहे थे। एक ऑनरेबल मेंबर उठ के वो क्या कहा उन्होंने, अटेंशन क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे बहादुर सैनिकों ने जैश या लश्कर या कोई उनके मारे, बड़ा अच्छा किया। मैंने उसी वक्त डिप्टी सीएम साहब से पूछा, मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आए कहां से? उधमपुर पहुंचे कैसे? क्या रहे थे वो वहां पे? एलओपी साहब ने कहा कि इस बार कोई लोकल रिक्रूटमेंट नहीं हुई। बड़ी अच्छी बात है अगर नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कौन थे? उस वक्त तो आप
आप हाइब्रिड मिलिटेंट की बात करते हो, उस वक्त आप एजुकेटेड मिलिटेंट की बात करते हो। मैं तो कहता हूं अच्छा होता अगर वो कश्मीर का नहीं होता। आपने क्या नया टर्म व्हाइट कॉलर टेरर, व्हाइट कॉलर टेरर, क्योंकि वो डॉक्टर था। तो ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो ना? अगर आप कहते हो रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो फिर दिल्ली का ब्लास्ट कैसे? कहीं ना कहीं तो आपके कहने में और जमीनी हकीकत में फर्क है, और ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस सब का इलाज तो आपने 2019 में रखा था। स्पीकर साहब, क्या उस वक्त मुल्क को ये नहीं कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में अलायकी पसंद, मिलिटेंसी, करप्शन, इन सब चीजों के लिए जो है 370 जिम्मेदार है, और अगर जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा आप हटा दोगे ये सारा ठीक हो जाएगा। 19 से लेके आज 26 है, आज भी हम मिलिटेंट मार रहे हैं, आज भी एनकाउंटर हो रहे हैं, आज भी क्रैकडाउन हो रहे हैं। यहां मेरे दोस्तों को जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन की बात बीच बीच में याद आ जाती है। जब इनके पास और कुछ रहता नहीं है लोगों को बेचने के लिए, तो जम्मू के डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। ये जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन की बात आपको जब दरबार मूव बंद हुआ और उसको बड़ा चढ़ा के यूनियन बजट का एक हिस्सा बनाया गया, मैंने वो तकरीर पढ़ी जिसमें बड़े फख्र से कहा गया था यूनियन बजट में कि नाउ द दरबार मूव इन जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री। उस वक्त ये आवाज कहां गई थी आपकी? जो लोग ज्यादा जम्मू को जानते भी नहीं हैं, उन लोगों तक मुझे कहा कि पिछले साल के बाजारों में और इस साल के बाजारों में जमीन आसमान का फर्क। आज जम्मू के बाजारों में एक चहल है, एक नई एक जिंदगी, एक रोशनी आई है, एक रौनक है। दुकानें भरी हुई हैं, होटलें भरे हुए हैं, कारोबार चल रहा है। जम्मू के साथ सबसे बड़ी अगर नाइंसाफी हुई है पिछले कई सालों में, जम्मू के साथ अगर सबसे बड़ा धोखा हुआ है पिछले सालों में, वो जम्मू के दरबार मूव को कैंसिल करने का धोखा, जिसको इस हुकूमत ने दुरुस्त करके जम्मू को वापस ठीक किया। लेकिन स्पीकर साहब, डिस्क्रिमिनेशन की बात वो लोग करें जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन होते हुए उसको रोकने की कोशिश नहीं की, ये भी अफसोस है। ये हम लोग हैं जिन्होंने हमेशा जम्मू और कश्मीर को बराबर रखने की कोशिश की। अगर एक तरफ यूनिवर्सिटी, दूसरे तरफ यूनिवर्सिटी, अगर एक तरफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दूसरे तरफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मुझे अभी भी याद है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में हमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक IIM मिला, और झगड़े शुरू हुए क्योंकि दोनों तरफ को सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए थी, और हमसे फैसला हो नहीं रहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां बने और IIM कहां बने। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मिलने गया, मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा ना, ये जम्मू और कश्मीर के लिए बहुत मुश्किल होगा, आप मेहरबानी करिए हम पे, ये IIM आप वापस ले लीजिए, आप हमें 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दीजिए। और उन्होंने हमारी बात को तस्लीम की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2 आई। लेकिन उसके बाद निजाम बदला, जम्मू कश्मीर को IIT और IIM मिले। कितना अच्छा होता अगर एक IIT IIM डिवाइड होते, एक वहां लगता, एक यहां लगता। हमें भी लगता है हाँ जी, कोई है जो वाकई डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना चाहते हैं। अब यूनिवर्सिटी या IIT IIM तो दूर की बात, ब्रांच तक नहीं खुला ना। अब अफसोस होता है जब मैं एहसान परदेसी साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजरता हूं, DPS चौक के तरफ,
लेफ्ट साइड पे वो पार्क पे गेट के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, साइट फॉर ब्रांच कैंपस ऑफ आईआईटी है, सिर्फ बोर्ड आईआईटी, बना कहीं पे नहीं। और फिर ये हमें कहें कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन। ना, डिस्क्रिमिनेशन तो तब हुआ जब आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बंद कराया। मैं आज भी स्पीकर साहब हैरान होता हूं कि बाकी मुल्क में लोग तरसते हैं कि कहीं हमें मेडिकल कॉलेज मिले, और ये लोग हैं जो मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद उसको बंद करा देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें मुसलमान बच्चों की अक्सरियत ज्यादा थी। अब अगर उनको नहीं चाहिए थे ये बच्चे, माइनॉरिटी कॉलेज बनाते। जब इन्होंने नीट का सिस्टम तस्लीम किया तब इनको मालूम था कि ये एडमिशन सिर्फ मेरिट पे होंगे, लेकिन वो अंग्रेजी में कहावत है, यू कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। आपको अपने नाक से गिला है तो आप अपने पूरे चेहरे को तबाह करोगे। इनको गिला था कि वो ज्यादा अक्सरियत मुसलमान बच्चों की थी, पूरी कॉलेज की कॉलेज इन्होंने बंद कराई। अब कहते हैं हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दे दो। अब स्पीकर साहब, लॉ यूनिवर्सिटी में भी मेरिट पे ही एडमिशन होता है। मैं कैसे मानूं कि कल को अगर मेरिट के जरिए जम्मू के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मुसलमान बच्चों की अक्सरियत ज्यादा होगी, ये फिर एहतजाज करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को ही बंद करा देंगे और फिर मिठाइयां बांटेंगे, फिर खुशियां मनाएंगे, फिर कहेंगे ये हमारी आस्था की बात है। ना, आपकी आस्था पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन अगर आप वाकई इसको बचाना चाहते हो तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट करार करिए इसको। हम ग्रांट इन एड जो थोड़ा बहुत हम देते हैं उसकी जरूरत भी नहीं है आपको, अच्छा खासा चढ़ावे का पैसा आता है। मेरी एक ऑनरेबल एलओपी साहब और इनके साथियों से एक गुजारिश है, क्योंकि मुझे याद है इन्होंने कहा कि इन्होंने मिठाइयां नहीं बांटी, खुशी नहीं मनाई, लेकिन मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के खिलाफ पहला डेलीगेशन जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गया वो आप लोगों का ही गया था। उसके बाद आपने मिठाइयां बांटी या नहीं बांटी, इश्यू आपने बनाया। इसका हल भी मैं आपको दे देता हूं। लेकिन मैं बच्चों को मजहब के तराजू में नहीं तोलता। मेरे लिए स्टूडेंट मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सारे बराबर हैं। अब इस मेडिकल कॉलेज पे जो मैंने पढ़ा है, पूरी जानकारी है नहीं, शायद कोई 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा है। ये जाया नहीं होना चाहिए। मेहरबानी करके आप इस मेडिकल कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस दिलवाइए। नहीं पढ़ेंगे हमारे मुस्लिम बच्चे, हमें कोई एतराज नहीं, हम इनको कहीं और एडजस्ट कर देंगे। जैसे हमने आई डिडंट डिस्टर्ब यू, प्लीज लेट मी स्पीक। आप माइनॉरिटी कॉलेज करार करिए, क्योंकि मुझे इस बात से गर्ज है कि हमारे आने वाले जो हमारी नस्ल है उनको मौके जो हैं वो मिलते रहें, डॉक्टर पैदा, क्योंकि डॉक्टर जो है वो मजहब की बुनियाद पे इलाज नहीं करता। मैंने आज तक जम्मू कश्मीर में एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं देखा है जो मजहब के बुनियाद पे इलाज देता हो। तो ठीक है, इस मेडिकल कॉलेज में अक्सरियत हिंदू बच्चों की होगी, लेकिन बनेंगे डॉक्टर, बनेंगे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर, सर्विस करेंगे किश्तवाड़ में, डोडा में, जम्मू में, कठुआ में, श्रीनगर में, कुपवारे में, बड़गाम में, गांदरबल में, कहीं पे भी करें।
ये मेरी मोतबाना आप सबों से गुजारिश है, माइनॉरिटी स्टेटस करार करके इस मेडिकल कॉलेज को दोबारा शुरू करिए ताकि आपके चॉइस के मुताबिक इसमें स्टूडेंट्स आए, वो डॉक्टर बने और वो डॉक्टर बनने के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करें। ये मेहरबानी करके मेरी गुजारिश आप ले लीजिए। अब गवर्नर साहब के खुतबे के बाद हमारे खासकर ऑपोजिशन के मेंबर्स जो हैं वो हमें गिनवाते हुए थकते नहीं हैं कि आप ये सब तो मोदी जी की देन है, टनल मोदी जी, PMGSY मोदी जी, सारा कुछ तो ठीक है, हमें अपने हक का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मैं उस बात पे जाऊंगा नहीं। लेकिन मुझे एक प्रोजेक्ट ऐसा बताइए ना जो बिना स्टेट गवर्नमेंट या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के ताउन के बिना जो है वो मुकम्मल हो सकता है। एक भी सैंक्शन जरूर वहां से आता है, लेकिन जब तक यहाँ की गवर्नमेंट का उसमें हाथ ना हो इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों से होगा ही नहीं। अब मिसाल के तौर पे मेरे साथी यहाँ कठुआ के बैठे हुए हैं, इनका वो इंटीग्रेटेड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का जो जमीन के मामले में फंसा हुआ है, फंसा है, कटरा जमीन के मामले में फंसा हुआ है। प्रोजेक्ट मरकज से आया है, लेकिन जब तक हम उसमें पूरी तरह से जो है अपना रोल अदा नहीं करते तब तक प्रोजेक्ट यहां बनेगा नहीं। तो जब हम इन प्रोजेक्टों को गिनते हैं यहाँ पे, हमारी कोशिशों के बिना ये प्रोजेक्ट जो है कभी पूरे होंगे नहीं। अगर हमारे बिना आप कर सकते हो करिए, हम भी देखें, नहीं कर सकते हो तो अगर हम भी इनको गिने क्या एतराज है। अब शासकी को लेके यहां बात हुई, आप माने ना शासकी को यहां लाना इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है और अभी तक जम्मू कश्मीर को ये ना मिलना ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ था। जो लोग नहीं जानते शासकी है क्या चीज, मैं समझाऊंगा आपको। कोविड के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए नई स्कीम लाई। ये कहा कि आप मर्जी के मुताबिक पैसा हमसे मांगिए, 50 साल बिना इंटरेस्ट के ये हम आपको कर्जे के तौर पे देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा और 50 साल के बाद जो है आपको इसको वापस देना होगा। लेकिन नाम क्या रखा इसका? स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, SASCI, स्टेट्स। जैसे ही नाम में स्टेट का जिक्र हुआ, जम्मू कश्मीर को दायरे से बाहर रखा। अच्छा, जब मैं दिल्ली की मीटिंगों में बैठूं और मैं बाकी रियासतों से सैसकी कोई 5,000 करोड़, कोई 6,000 करोड़, मैंने अपने अफसरों से पूछा, मैंने कहा अब हमारा, कहा अब हम इसमें कहीं है नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा अब क्योंकि वी आर यूटी, द स्कीम इज ओनली फॉर स्टेट्स। मैंने कहा ये तो फिर हमारे साथ धोखा है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा ना हमारी क्या खता है, हमें भी दे दीजिए। और ये कोविड के वक्त से शुरू हुआ। कोविड कब हुआ था स्पीकर साहब? 21 में। 21 में अगर स्कीम शुरू हुआ, आज 26 है, मतलब 5 साल। अगर ये 3,000 करोड़ हमें साल के मिलते, इन 5 साल के लिए 15,000 करोड़ रुपए अभी तक जम्मू कश्मीर पे खर्च हुए होते, नहीं मिले। मैं शुक्रगुजार हूं वजीर आजम साहब का, होम मिनिस्टर साहब का और फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का कि उन्होंने मेरी इस बात को तस्लीम की कि ये जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी थी और इस साल से जम्मू कश्मीर के साथ साथ शुक्र है दिल्ली और पौंडीचेरी को भी इस बात का फायदा हुआ, उन्हें भी शासकी के इसमें दायरे इख्तियार में लाया गया और ये पैसा हमें आना शुरू हुआ। मैं उन लोगों में से नहीं हूं ना जो अगर कोई अच्छा काम हो जम्मू कश्मीर के लिए मैं उसका शुक्रिया ना करूं। जहां जहां वजीर आजम का हमें साथ मिलता है, होम मिनिस्टर साहब का साथ मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का साथ मिलता है, मैं शुक्रिया करता हूं। इसके लिए बीच बीच में मेरे जो दोस्त हैं खरा साहब वगैरह वो थोड़े नाराज हो जाते हैं
क्योंकि उनको ठीक नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया क्यों करूं या उनके बारे में अच्छे अल्फाज क्यों दोहराऊं। उस चीज का नतीजा फिर आज की तकरीर हो जाता है। लेकिन ठीक है ना, हम दोस्त हैं, आपस में थोड़ा बहुत ये तू मैं का सिलसिला जो है ये चलता रहता है। लेकिन हम स्पीकर साहब जो प्रोजेक्ट लाते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑनरेबल एलओपी साहब ने बड़ी जोरदार तकरीर की यहाँ पे। खत्म करने के बाद सलाथिया साहब ने भी उनका पीठ ठपठपाया, श्यामलाल शर्मा जी ने भी पीठ ठपठपाया। बहुत अच्छा, काश हमारी तरह ये लोग भी ना इन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। किश्तवाड़ के पावर प्रोजेक्ट्स का जो इन लोगों ने हाल किया, आज वो कंपनियां छोड़ने की सूरत में आए हुए हैं, भागना चाहते हैं। और स्पीकर साहब, ये मेरा कहना नहीं है, ये वो कंपनी वाले हैं। उसके बाद अब मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, मैं खामोशी से आपका सुनता रहा। सुनील जी, 3 दिन से खामोशी से मैं सुनता रहा। वो मेरा कलेजा है ना, एक भी ऑनरेबल मेंबर की बात पे मैंने टोका टोकी नहीं की। हालांकि सुनील शर्मा अपने सतीश शर्मा साहब की तरह मैं भी चाह रहा था कि नीचे से स्प्रिंग लगे तो मैं भी उछल कूद करूं और मैं भी बीच में थोड़ा टोका टोकी करूं। लेकिन टोका टोकी करने के बजाय मेरी कोशिश रही कि मैं चुप करूं। लेकिन अब ये मेरा कहना नहीं है, कंपनियों ने कहा कि हमें इतना सताया जा रहा है वहां पे, मुलाजमत के मामले में, ठेकों के मामले में, गाड़ी किसकी लगे ना लगे, ये पार्टी और मजहब, इन 2 चीजों के अलावा और कोई चीज देखा नहीं जा रहा है। प्रोजेक्ट हम लाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल कोई और करे, और फिर हमें यहाँ गुड गवर्नेंस की वो लोग सबक देना शुरू करें। स्पीकर साहब, ये थोड़ा बहुत जो है इसमें थोड़ा सा एक हमें फर्क सा लगता है। अब एक ऑनरेबल मेंबर ने मेरे बारे में कहा, तारिगामी साहब ने कहा कि मैंने शायद ये कहा कि अफसर मुझे काम नहीं करने देते या अफसर मेरी बात नहीं सुनते। हाँ, आपने यही कहा था। आपने कहा कि the chief minister said that officers don't listen to him. मीर साहब ने कहा, अच्छा सॉरी, आई थॉट यू सेड इट। ओके, सॉरी, माय अपॉलॉजीज। चलिए, मीर साहब ने कहा, इसमें सच्चाई नहीं है स्पीकर साहब। ये सही है कि यूटी में काम करना बहुत मुश्किल है। मैं कान पकड़ता हूं ना, किस शख्स ने ये यूटी विद असेंबली का मॉडल खोज के निकाला। मैं कहता हूं ना, अगर इस मुल्क को कोई तोहफा देना है हमारे वजीर आजम साहब ने, वो ये सिस्टम जो है इसको खत्म करे। अगर आपने यूटी रखना है, असेंबली मत रखिए, और अगर वो इलाका असेंबली के काबिल है, उसको रियासत बनाइए। लेकिन ये लोगों के मैंडेट और लोगों के काम करने के तरीके और लोगों के ख्वाहिशों को जो है एक तरफ से पीठ के पीछे हाथ बांध के चलाने की कोशिश जो है इस यूटी विद असेंबली के जरिए कराना, ये लोगों के मैंडेट के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। कितना मुश्किल है इन हालात में काम करना, मैं आपको बताऊं स्पीकर साहब, आप भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। मुझे बताइए स्पीकर साहब, बजट तैयार करते वक्त, बजट पेश करने से 10 दिन पहले क्या आप अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को बदलेंगे? नहीं बदलेंगे ना। हम बजट तैयार कर रहे थे और सोशल मीडिया पे मैं पढ़ता हूं कि जम्मू कश्मीर के फाइनेंस सेक्रेटरी जो है, क्योंकि अब हमारा यूटी कार्डर है,
उठते जाते तो हमारी इजाजत से है नहीं। सोशल मीडिया पे मैं पढ़ता हूं कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जो है विद इमीडिएट इफेक्ट दिल्ली ट्रांसफर हो गए हैं। ये हाल है। मुझे बताइए ना, आप कहीं और इस मुल्क में जहां बजट बनते हुए फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उनको टाटा बाय बाय किया जाता है। अब शुक्र है चीफ सेक्रेटरी से बात करने के बाद हमने वो निजाम ठीक रखा कि 9 तारीख तक हमने उनको यहां बांध के रखा, नहीं तो वो चले गए होते। मैं पता नहीं किन हाथ से जो है यहां का बजट तैयार कर रहा होता। ये हाल है। सबसे अहम पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक माना जाता है रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली, क्योंकि रेजिडेंट कमिश्नर का काम होता है एक तालमेल बनाना मरकज की हुकूमत के साथ, प्रोजेक्ट्स को फॉलो करना, वहां से मंजूरियां दिलवाना, लिएजन का काम। हमारे रेजिडेंट कमिश्नर का पोस्ट एडिशनल चार्ज जम्मू के डिविजनल कमिश्नर को दिया हुआ है। अब डिविजनल कमिश्नर जम्मू दिल्ली का रेजिडेंट कमिश्नर क्या संभालेगा? आप लोग जब दिल्ली जाते हो और चाणक्यपुरी के हालात पे जो है अपने माथे को दीवार पे ठोकते हो, नतीजा तो यही है। इसलिए मैं कहता हूं ना, ये यूटी विद असेंबली जितनी जल्दी हम इसको आइन से दफा करें उतना ही इस मुल्क के लिए जो है ये सब फायदेमंद होगा। लेकिन तब तक बिजनेस रूल्स हमारे ठीक हों, उसका सिलसिला चल रहा है। वक्त लगा क्योंकि एक है पेचीदा मसला है, इट्स नॉट सिंपल, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चंद दिनों में ये बिजनेस रूल्स हमारे ठीक हो जाएंगे और कम से कम जब तक हमें पूरा स्टेटहुड नहीं मिलता, क्योंकि ये बिजनेस रूल्स की कंफ्यूजन में ही हमारी कई सारी चीजें फंस जाती हैं। अब रिजर्वेशंस को लेके कई ऑनरेबल मेंबर्स ने यहां खदशात जाहिर किए। पहली बात ये, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिजर्वेशन के मामले को अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाया, तब तक रिजर्वेशन के मामले पे कोई बात ही नहीं कर रहा था। आज जो लोग रिजर्वेशन को लेके हमदर्दी की बात करते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है इनके जबानों पे ताले लगे थे। पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान पीडीपी के लोगों से कहा गया था कि आप लोग रिजर्वेशन के मामले पे कोई बात नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके सदर जो है वो इलेक्शन लड़ रही थी, उनको रजौरी पुंछ से वोट चाहिए थे, रिजर्वेशन का मामला वो छेड़ना नहीं चाहते थे, तो इसको इन्होंने दबा दिया। हुकूमत आई, अब इसको ये एक इशू बनाना चाहते हैं। हमने अपने तरफ से जो हम कर सकते थे हमने किया, हमने अपना वादा पूरा किया। हमने लोगों से कहा था कि हम 6 महीने के अंदर अंदर अपनी कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट जो है मुकम्मल करके उसको कर लेंगे। हुआ बिल्कुल 6 महीने के अंदर अंदर। जिस कैबिनेट सब कमेटी की निगरानी सकीना यत्तू साहिबा कर रही थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया। उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को भेज दिया गया, उन्होंने उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद उसका कैबिनेट नोट बना। कैबिनेट नोट बनने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उस पर बहस की, उसको अप्रूव किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजा। हमने अपना काम पूरा किया। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसको आगे होम मिनिस्ट्री को भेजा है फॉर फर्दर रेफरेंस। अब जो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, जो मेरे घर के बाहर एहतजाज करते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रहे थे, से कहिए ना आप जरा जाएं ऑनरेबल होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के घर के बाहर, जरा एक नारा मार के मुझे दिखाएं। मैं भी मानूंगा ना, ये बड़े दमदार लोग हैं, बड़ी हिम्मत रखने वाले लोग हैं। चलिए और कुछ नहीं तो परसों होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उनसे टाइम ले लीजिए ना। अच्छा सॉरी, आज शाम को आ रहे हैं, परसों उनकी मीटिंग है। जरा एक मेमोरेंडम लेके ही आप होम मिनिस्टर साहब से मिल लीजिए और उनसे कहिए कि रिजर्वेशन का जो केस आपको रेफर कर दिया गया है वो निकाल लीजिए। हमें पकड़ना बहुत आसान है, हमें कसूरवार ठहराना बहुत आसान है। हमने अपना काम कर लिया है। अब अपने चेले चांटों से जो है सोशल मीडिया पे हमें ही ताने देने की कोशिश की जाती है कि बताओ आपने क्या किया, आपने क्या किया। हम जितना कर सकते थे हमने किया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मामला है। शायद अगर हम यूटी नहीं होते, स्टेट होते, वो नौबत नहीं आती, लेकिन आ गई नौबत।
अब उसको वहां से निकालना होगा जिसमें हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ खदशात जाहिर किए उसके बारे में वो भी जरा थोड़ा सा इसमें पेशरफ करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। इनकी भी यारी दोस्ती रहती है। अब वो यहाँ क्या तकरीर करते हैं क्या नहीं करते, असलियत क्या है वो हम सब जानते हैं, तो चलिए उस पर हम आएंगे नहीं, लेकिन अपनी यारी दोस्ती का ही इस्तेमाल करके अगर वो थोड़ी इसमें पेशरफ करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। प्री बजट कंसल्टेशंस के हवाले से या ऑनरेबल मेंबर्स ने जिक्र किया, कुछ ने तो ये कहा कि मैंने उन्हें बुलाया, उनसे बात की, अच्छा किया, उनसे प्रायोरिटीज मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्पीकर साहब, मैं दावे से कहता हूं कि 90 के 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे प्रायोरिटीज लेके जो है काम शुरू नहीं हुए हैं। हर 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं ना कहीं ऑनरेबल एमएलएज के प्रायोरिटी के मुताबिक और इनके लिस्ट के मुताबिक जो है काम किए गए हैं। एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और मैं दावे से रिकॉर्ड पे ये बात ला रहा हूं, जो ऑनरेबल एमएलए, जिस ऑनरेबल एमएलए को लगता है कि एक भी काम उनके इलाके में नहीं हुआ है, वो मुझे अप्रोच करें, मैं उनको काम का लिस्ट जो है उनके हाथ में थमा दूंगा और उनको बता दूंगा कहीं कम कहीं ज्यादा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ बराबर हुआ है, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे शुरुआत होते हुए टाइम लगा है, लेकिन मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं स्पीकर साहब, प्री बजट कंसल्टेशन के दौरान जो प्रायोरिटीज ली गई, एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है ऐसी जहां पे काम शुरू ना हुआ हो, और मैं ये ऑनरेबल मेंबर्स के साथ इंडिविजुअली जो है इसको ठीक करने के लिए तैयार हूं। स्पीकर साहब, आप मुझे बहुत लंबे अरसे से जानते हैं, मेरे साथी भी ये जानते हैं कि मैं ज्यादा ड्रामा और इन चीजों में यकीन नहीं रखता। कुछ हद तक अगर कहें तो थोड़ा सा मुंह फट ही हूं, जो है कह देता हूं, जो नहीं है नहीं कहता हूं। लेकिन ये कहना कि मैं मुद्दों पे खामोश रहता हूं और खामोशी के जरिए जो है मैं मरकजी हुकूमत को यहां गलत करने पे एम्पावर कर रहा हूं, ये सरासर गलत है। मुझे बताएं कौन सा ऐसा इशू है जिस पे मैंने, मेरी हुकूमत ने, मेरे साथियों ने या मेरी पार्टी ने खामोशी इख्तियार किया हो। कोई भी ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं। चाहे वो जम्मू कश्मीर के बाहर जो कैदी जेलों में बंद है उनको लेके, उनकी वापसी के लिए, चाहे पार्लियामेंट के अंदर मेरे मेंबरों ने बात की, असेंबली में बात की, पब्लिकली हमने बात की, प्राइवेटली जो मैंने बात की वो मैं दोहरा नहीं सकता हूं, प्रोप्राइटी इस बात की इजाजत नहीं देती। लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ के लोगों के जज्बातों के मुतालिक जिसका हमने कहीं ना कहीं उसका इलाज खोजने की कोशिश ना की हो। जैसे मैंने कहा, कैदियों के मुतालिक जो अखबार वालों को बीच बीच में तंग किया जाता है उसके बारे में मैंने हमेशा कहा है कि जमहूरियत की बात अगर हम करें और उसके बाद अखबार वालों को तंग करना शुरू करें तो वो जमहूरियत है ही नहीं। आखिरकार अगर हम कहते हैं कि प्रेस इज द फोर्थ पिलर, तो फोर्थ पिलर को जिंदा रखना ये जमहूरियत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं बार बार कहता हूं कि एक जर्नलिस्ट को एक लेजिटिमेट स्टोरी लिखने पे तंग करना जो है, दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। अब अगर पुलिस के जरिए मस्जिद के इमामों की सर्वे की जा रही है, पहले तो करना नहीं चाहिए, क्या जरूरत पड़ी कि आप मस्जिदों में इमामों का सर्वे कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो उसको एक्सप्लेन करिए, जो उसके बारे में लिखे उसको अगर आप थाने में बुला के उनके सवाल करना शुरू करो तो उससे ये लगता है कि आप जो कदम उठा रहे हो आपको अपने कदम पे भरोसा नहीं है, कि पुलिस इस चीज को समझा नहीं सकती, क्योंकि समझा नहीं सकते तो मैसेंजर को मारना शुरू करो। अरे एक जर्नलिस्ट बेचारे ने सिर्फ ये लिखा था कि सड़क पे बर्फ है, बर्फ हटाने का काम टाइम पे नहीं हो रहा है, उसको तक बुला के जो है 6 घंटे थाने में पूछताछ की गई। लेकिन मैं फिर कहता हूं स्पीकर साहब, कोई ऐसा इशू नहीं है
जिसपे मैं, मेरे साथी, मेरी हुकूमत जो है खामोश रहे हैं। इसी तरह जो जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीरियों को बाकी मुल्क में जो है कुछ जगहों में तंग किया जाता है, प्राइवेटली जितनी बातें मैंने की हूं पब्लिकली इस चीज को रोकने के लिए, नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में तमाम नॉर्थ जोन के चीफ मिनिस्टर से, वहां होम मिनिस्टर साहब बैठे थे, होम सेक्रेटरी तमाम थे। उस मीटिंग में मैंने कहा आप अगर आपको किसी पे शक है आप हमसे पूछ लीजिए ये कौन है, लेकिन ये जो इनको मारने का सिलसिला चल रहा है इसको रोक दीजिए, इससे दूरियां बढ़ेंगी, इससे फासले बढ़ेंगे, इससे नजदीकी नहीं आएगी। और उन्होंने सबों ने मुझे अश्योर किया है कि उस चीज को नहीं होने देंगे। अब आज रात को होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, मेरी जो उनसे मुलाकात होगी इन चीजों पे दोबारा इन चीज को रिएटरेट किया जाएगा। तब अगर 1 मिनट के लिए हम माने कि हम खामोश हैं, मैं तो कहता हूं कभी कभी खामोशी उस चीज से बेहतर है बजाय जो इन्होंने किया। हमें सबक दिए जाते हैं किस तरह बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, लेकिन इनके दौर में मैं 2-3 मौकों का जिक्र करूं जब इनको बोलना था और नहीं बोला। पार्लियामेंट में 2008 के बहस के दौरान जब यहां अमरनाथ लैंड ड्रॉ चल रहा था, जब कश्मीरियों को जलील करने की कोशिश की जा रही थी, जब पूरी दुनिया की नजरें हम पे थी, हमें फिरका परस्त कहा जा रहा था, कम्युनल कहा जा रहा था, इतना सारा कुछ कहा जा रहा था, और पार्लियामेंट में 2 अल्फाज इनको बोलने थे ताकि कम से कम हमारे ऊपर जो हमारे साथ जो गुस्सा था, जो नाराजगी थी, जो गलतफहमियां थी, उनको दूर किया जाए। उस वक्त खड़े होके क्या बोला, मैं क्या बोलूं यार, और बैठ गए। चलिए नहीं बोला गया, ठीक है। आए 2016 पे, आज एलओपी साहब तुफेल मट्टू साहब की बात कर रहे हैं। एलओपी साहब जितना तुफेल मट्टू का मुझे अफसोस है शायद किसी और को होगा। मैंने बार बार कहा है कि अगर मुझे किसी चीज का मरते दम तक अफसोस होगा वो 2010 के हालात का होगा। मैंने उसके लिए बार बार कहा है कि रिग्रेट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इनफ वर्ड। मैंने कभी ना उसको दबाने की कोशिश की, ना छुपाने की कोशिश की, हमदर्दी जताने की कोशिश की। लेकिन 2016, क्योंकि इनको हमारे पैलेट गन तो याद आए, अपने नहीं याद आए। 2016 में जब आप लोगों की हुकूमत थी, मिलके काम कर रहे थे, जब हमदर्दी करनी थी लोगों के साथ, जब मर रहे थे लोग, तब कहां थी आपकी हमदर्दी? यूनियन होम मिनिस्टर आपके साइड पे बैठे हुए, पूरी प्रेस आपके सामने, हमदर्दी के 2 अल्फाज उस वक्त आप कहते कि मुझे बहुत अफसोस है कि ये हालात बने हुए हैं, हम इन बंदूकों को खामोश करेंगे। नहीं कहा। क्या कहा? ये क्या दूध लाने गए थे? ये क्या टॉफी लाने गए थे? स्पीकर साहब, मैं इसलिए कहता हूं शायद कभी कभार खामोश रहना ही बेहतर है। उस वक्त अगर दूध और टॉफी की बात नहीं की होती, खामोश ही रहे होते, उनकी खामोशी ही ज्यादा अच्छी होती। लेकिन चलिए, बोल दिया। और आज तक उस बात का इनके तरफ से माफी के 2 शब्द नहीं कि गलती हुई, नहीं होना चाहिए था, आगे जाके नहीं होगा। हमें सबक सिखाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जो शीशों के घर में रहते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये पहले अपने गिरेबान में जांग के देखें, फिर हमारे तरफ देखें।
मैं स्पीकर साहब आपका ज्यादा और वक्त नहीं लूंगा, 2-3 चीजें और। असेंबली है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नहीं। ये शायद हमारे साथी एलओपी साहब ने ये बात की, सही बात है। लेकिन कल यहाँ हाउस में हम बैठे, डिस्कशन शुरू, और शायद मनकोटिया साहब थे जिन्होंने उठ के इंडो यूएस ट्रेड डील के हवाले से यहाँ पे बात की। हाँ, मनकोटिया साहब ने किया ना? हाँ, हमें अमेरिका पहुंचाया। ओह तूफान, मोदी जी ने अमेरिका को घुटनों पे लाया, पहला मुल्क ऐसा जिसने अमेरिका को सबक सिखाया। अब बड़ी अच्छी बात है। मुझे ज्यादा कुछ इसके बारे में मालूम नहीं था, घर जाके मैंने भी गूगल खोला। अब क्या मिला हमें? अभी तक ना कोई पता नहीं, एक बयान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से ऐसा नहीं जिससे कि हमें पता चले कि वाकई मिला क्या। तो हमें सिर्फ वही खबर है जो अमेरिका से है, और अमेरिका, अब अल्लाह करे, भगवान करे, ऊपर वाला करे कि उनकी खबर गलत है, क्योंकि अगर उनकी खबर सही है तो फिर हमारा तो सत्यानाश। क्योंकि उन्होंने जो पब्लिकली कहा और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक डिनाई नहीं किया, वो ये, एक तो हमने रूस का तेल खरीदने से अब हाथ ऊपर किए, जो हमें सस्ते में तेल मिल रहा था वो अब हम नहीं खरीदेंगे, अब हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे। और वेनेजुएला से, जिस बेचारे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात नाइट सूट में बिस्तरे से निकाल के गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया, जिस तेल पे किसी का हक नहीं है मां सिवाय वेनेजुएला के लोगों का, अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि रूस के तेल के बजाय हम वेनेजुएला का तेल खरीदें और हम यहाँ टेबल थपथपाते। चलिए कोई नहीं, तेल जहां से भी आए, हमें गाड़ी में डीजल और पेट्रोल मिलना चाहिए, हमें उसी से गर्ज है। लेकिन जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है, एग्रीकल्चर। अमेरिका के सेक्रेटरी ने, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने यह कहा है कि 0% ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया। मनकोटिया साहब, आप मुझे हाउस में अश्योर करिए कि अमेरिका के सेब जो हैं वो यहां 0 ड्यूटी पे नहीं आएंगे, मैं भी अपना टेबल थपथपाऊंगा। क्योंकि मुझे बहुत फिक्र है अपने रफियाबाद, बारामूला, सोपोर, अपने शुपैया, अपने वच्ची, अपने पहलगाम, यहां तक कि जहां आपके सेब हैं। मुझे अमेरिका में बासमती नहीं उगता, बासमती, इनको बासमती में मत डराओ, बासमती उगता नहीं है, इनको भी पता है। ये बासमती यहां से वहां बेचते हैं। लेकिन अखरोट, बादाम, सेब, मक्की, ये हमारी चीजें ना, जो हमारे किसान पैदा करते हैं। अभी कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं। तब ये हाई कमांड कल्चर, ये मुझे पता नहीं था, ये आपको भी हो गया है। लेकिन ये हाई कमांड कल्चर आपके यहां भी पहुंच गया है। वहां से कुछ हुआ नहीं तो यहाँ टेबल थपथपाने का काम। प्लीज आप हमें रीअश्योर करिए जब कभी आपको मौका मिले कि आप एग्रीकल्चर जो है इसको आप सेफगार्ड करोगे। बाकी तेल वेल आप जहां से ले लो वो आप तक है। जाते जाते एक मिनट सर, आपको कितना टाइम? 2 minutes, आई एम डन। 2 minutes only. लास्ट 3 कार्ड सर, लास्ट 2। एक एलओपी साहब बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि 10 मिनट दे दीजिए, मैं 10 मिनट में खत्म कर लूंगा। अब 5 बजे हमें इसको एडजॉर्न करना था, तो 10 मिनट के लिए हम इसको बढ़ाते हैं।
हाउसेस के साथ में 10 मिनट बढ़ा दिए गए। आप स्पीकर साहब बड़े कानून के ये पक्के हैं। आज सुबह तो मुबारक गुल साहब ने लंच की धज्जियां उड़ा दी, हाउस को पता ही नहीं था। वहां से बैठ के खुद ऐलान हुआ कि 2 बजे तक हाउस चलेगा। आपने तो कम से कम हमसे पूछ के वक्त बढ़ा दिया है, शुक्रिया। अब मैं कह रहा था, एलओपी साहब पिछले साल भी उन्होंने यही शगुफा चलाया कि मोदी जी ने हर किसी को 5 लाख दिए हेल्थ के। एलओपी साहब ये बात मैंने पिछले साल भी दुरुस्त किया था, और मुझे याद है आपने उस वक्त श्यामलाल जी से पूछा था क्या ये सही है या नहीं, और श्यामलाल जी ने आपसे कहा हाँ ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मेरी मिनिस्टर ने ये क्लियर करके आपको बताया, जनाब मरकज की हुकूमत से हमें सिर्फ गरीबों के लिए ये 5 लाख मिलता है। नहीं ना, नहीं, आपने कहा कि ये सारा, आपने कहा ये सारा, आपने कहा ये सारा, इसलिए मैं ये क्लियर करना जरूरी समझता हूँ। आपने तो इनके फैमिली तक के 5 मेंबर कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में हर रुकन को मिलता है। बीपीएल पहले भारत सरकार ही देती है, अभी भी देती है। जो उससे ऊपर कैटेगरीज है उनको जो मिलता है उसकी वो तो जब यहाँ से शोर हुआ था प्रधानमंत्री आपने उल्टा को कहा, ने घोषणा की थी, फिर जाके यहाँ हुआ। आपने जो कहा आपके घर 25 लाख रुपया आते हैं। हाँ, वो एलओपी साहब अगर ये पिछले साल की बात हुई होती तो शायद बुढ़ापे में मैं कहता ना मुझे गलतफहमी होगी, मैं भूल गया। कल की भी हुई बात 24 घंटे में ना आप भूले ना मैं भूला। मुझे याद है आपने क्या कहा, छोड़ दीजिए इस चीज को, अब छोड़ दें। श्यामलाल शर्मा जी हमें नहीं, वो क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। अब कुछ हद तक एलओपी साहब ने इसको क्लियर किया, लेकिन तब भी मैं इस चीज को यहाँ लाना जरूरी समझता हूँ। चीफ मिनिस्टर्स क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, असेंबली क्रेडिबिलिटी, एलओपी की भी क्रेडिबिलिटी। अब एक पूरे खित्ते को इन्होंने नाराज किया। पीर पंचाल, क्या पीर पंचाल, आई डोंट नो पीर पंचाल, मैं नहीं मानता पीर पंचाल। नाराजगी हुई, वहां एहतजाज हो रहे हैं, लोग पुतले जला रहे हैं, तो आज कुछ हद तक इनको थोड़े से अपने शब्द वापस लेने पड़े। माफी अभी भी नहीं मांगी, चलिए छोड़िए। लेकिन मुझे ये बताना, क्रेडिबिलिटी की जब बात आ जाती है, हमें कहा जाता है कि हमें वही बात यहाँ करनी चाहिए जो हम वहां करते हैं। आप भी वही करिए ना, क्योंकि ये आपको शोभा नहीं देती कि यहाँ जम्मू में बैठ के आप व्हाट पीर पंजाल, कौन पीर पंजाल, क्या पीर पंजाल। और जब आप पीर पंजाल जाते हो तो वहां जो बड़ा बोर्ड लगा है आई लव पीर पंजाल, उसके सामने आप तस्वीर छपवा के सोशल मीडिया पर डाल देते हो। अगर उस वक्त प्यार करना सीखो, प्यार करना सीखो। लेकिन अगर यही है तो जो आपने वहां आई लव पीर पंजाल की बात की, अगर यूनिवर्सिटी के मामले में तो इन्होंने क्या खता की ना, इन्होंने इलाके के लिए यूनिवर्सिटी मांगी, मिलनी है नहीं मिलनी है वो दूसरी बात है। आपने उस वक्त अगर ये कहा था कि आई लव पीर पंजाल, अगर पीर पंजाल को भी यूनिवर्सिटी मिल जाती है मैं उसका स्वागत करूंगा, अच्छी बात होती। नहीं किया, चलिए छोड़िए। थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी के सवाल से मैंने ये बात की। आखिर में स्पीकर साहब, और मैं इस बात पे अपनी तकरीर खत्म करूंगा, यहाँ टोटल इंटीग्रेशन के हवाले से मेरे मित्र जसरोटिया साहब ने तकरीर की कि हमने जम्मू कश्मीर को टोटली इस मुल्क के साथ इंटीग्रेट किया है। जसरोटिया साहब, इंटीग्रेशन तकरीरों से नहीं होगी, इंटीग्रेशन स्कीमों से नहीं होगी, इंटीग्रेशन गिरफ्तारियों से नहीं होगी, इंटीग्रेशन पीएसए और इन चीजों से नहीं होगी, इंटीग्रेशन दिलों से होगी। आप दिल से हमें इंटीग्रेट करिए।